वी हैड स्टार्टेड द टॉपिक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स, जिसमें हमने देखा था उसका टेबल नॉर्मल वैल्यूज़ और एसिडिक और अल्कलाइन की तरफ हम गए थे प्राइमरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और प्राइमरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उनकी कॉम्पनसेशन हमने देखी थी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस को हमने देखा था, उनकी कॉजेज़ देखी थी। एनोइन गैप का हमने देखा था नॉर्मल और इंक्रीज़ कब होता है। अब हमने देखना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। आप मुझे बताएं कि एसिडोसिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होगा, लंग्स में क्या हो रहा होगा। एसिडोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि हाइपोवेंटिलेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में रिटेंशन हो रही है। हाइपोवेंटिलेशन, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सांस ले रहा है। सर्जिकल पेशेंट्स में होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में होता है, लाइक उनको नारकोटिक्स दिए गए हैं, एनेस्थेसिया दिया गया हुआ है, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी चीज़ है, मतलब वो रेस्पिरेटरी मसल्स उसके काम करना छोड़ देंगे, आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। हाइपोवेंटिलेशन होगी तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कॉम्पनसेशन में क्या करेंगी किडनीज़? बॉडी में एसिडोसिस हुई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो किडनीज़ क्या करेंगी? हाइड्रोजन को निकालना शुरू करेंगी, हाइड्रोजन आइंस को, ताकि एसिडिटी ठीक हो। कॉजेज़ क्या है? बहुत सारे कॉजेज जिसकी वजह से हाइपोवेंटिलेशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता लंग्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स कब आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज में। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जांपल एस्पिरेशन, ब्रोंकोस्पैज्म, COPD। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लाइक नारकोटिक्स, एनेस्थीसिया। न्यूरोलॉजिकल कॉजेज लाइक डिक्रीज्ड जो है रेस्पिरेटरी मसल्स एफर्ट। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमने करवाया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? वो जो वेंटिलेशन है उसको ट्रीट करेंगे ताकि लंग्स जो हैं वो जल्दी जल्दी काम करें, रेस्पिरेटरी मसल्स और वेंटिलेटरी सपोर्ट देंगे। कॉज को ट्रीट करेंगे लाइक ब्रोंकोस्पैज्म है, COPD है, उसको ट्रीट करेंगे। नारकोटिक्स जो हमने दिए हुए हैं उसको ख़त्म करेंगे, एनेस्थीसिया जो एजेंट्स दिए हैं उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में क्या होगा? क्यों अल्कलोसिस है? क्योंकि बंदा बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। आपकी लाइफ में कौन सा ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बहुत तेज़ी से आप सांस ले रहे हो? कभी आपने ऊपर चले गए हो एल्टीट्यूड्स में, हाई एल्टीट्यूड्स पे, माउंट एवरेस्ट पे कोई गया हो, उसकी तेज़ से सांस होगी, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ठीक है, इसी तरह कोई कोमाटोस पेशेंट है, उसको हमने क्या दिया? बाहर से वेंटिलेशन दी, पॉजिटिव प्रेशर, तो वो वेंटिलेशन पॉजिटिव प्रेशर दिया, उसके रेस्पिरेटरी मसल इतनी तेज़ी से काम किए कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। हिस्टेरिया के लोगों में, हाइपोथैलेमस के लीयंस के केसेस में, इन सब केसेस में क्या होता है? हाइपर वेंटिलेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस चीज़ में क्या होता है कि कैल्शियम अल्कलोसिस की वजह से ना बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो होता है वो ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स आपके पास टेटनी के साथ भी आ सकते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के। खुद ब खुद ठीक हो जाता है जब हम प्रेसिपिटेटिंग कॉज को ख़त्म करते हैं। इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, अल्टीट्यूड्स पे ना जाएं, हाई अल्टीट्यूड्स पे नीचे आ जाएं और वेंटिलेशन को जो है उसको करेक्ट करें। तो प्रेसिपिटेटिंग कॉज जैसे ही हम रूट ख़त्म करते हैं तो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में आता है कि हमने देखा कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स आपके पास टेटनी के साथ आ सकते हैं। तो उसकी कॉज क्या है? अल्कलोसिस में हाइड्रोजन आइंस क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि पता क्या होता है, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, इनके पास बाइंडिंग साइट है जिसके ऊपर कैल्शियम ने भी जाके लगना है और हाइड्रोजन ने भी जाके लगना है। ठीक है, लेकिन बॉडी में क्या हो गया? हाइड्रोजन आइंस अल्कलोसिस में कम हो गया। तो हाइड्रोजन आइंस कम हो जाएंगे तो ये जो बाइंडिंग साइट होगी इसके ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो सारा कैल्शियम जाके बाइंड कर जाएगा। तो सारा कैल्शियम तो जाके वहाँ पे चिपक गया प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, तो सीरम में कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम। तो इस वजह से अब ये हमारा टिक टैक टो मेथड होता है, जिससे हमने एसिड बेस बैलेंस को हमने देखना होता है। जैसे हमने टेबल में देखा, जो बताते हैं कि वी हैव दीज कॉलम्स
पीएच आपको बताएगी कि बंदा एसिडिक है या एल्कलाइन है, एसिडिटी हुई हुई है बॉडी में, एसिडोसिस हुई हुई है या एल्कलोसिस है, वो आपको पीएच से पता चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है और बाइकार्बोनेट आपको बताएगा कि उसका ओरिजिन क्या है। ठीक है, कि मतलब अगर हमारी जो बाइकार्बोनेट है वो आपको मेटाबॉलिक, बाइकार्बोनेट आपको मेटाबॉलिक बताएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपको रेस्पिरेटरी बताएगी, पीएच आपको एसिडोसिस या एल्कलोसिस बताएगी। ठीक है, अगर पीएच जो है और बाइकार्बोनेट सेम कॉलम में आ रहे हैं ना, फिल हो जाते हैं, पीएच और बाइकार्बोनेट सेम कॉलम में आते हैं, तो चीज़ क्या है, मेटाबॉलिक। और अगर पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड सेम कॉलम में फिल होते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, रेस्पिरेटरी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसकी। 75 ईयर्स ओल्ड डायबिटिक जो है उसको लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद इंसुलिन। अब वो हॉस्पिटल में आई है और उसकी एबीजीज ये है, तो हमने क्या करना है, 3 कॉलम्स बना लेने हैं, एसिड, नॉर्मल और एल्कलाइन। ठीक है, इधर हमने पीएच लिख लेनी है, इधर हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेनी है, इधर हमने बाइकार्बोनेट लिख लेना है। उसके बाद हमने कॉलम्स को फिल करना है। नॉर्मल आपको पहले से आना चाहिए 7.35 टू 7.45। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल क्या था, 35 टू 45। ठीक है, और कार्बन इसका क्या था, 22 टू 26। ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे फिल करें, इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पीएच 7.26 है तो किस कॉलम में फॉल करनी चाहिए, यहाँ पे कम हुई भी है। कार्बन डाइऑक्साइड 42 है मतलब नॉर्मल में है, यहाँ पे आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और बाइकार्बोनेट 17 है मतलब कम हुई भी है, तो इधर आ जाएगी बाइकार्बोनेट। तो हमने क्या कहा था, अगर पीएच और बाइकार्बोनेट सेम कॉलम में फिल करेंगे तो इसका मतलब मेटाबॉलिक कंडीशन है। ठीक है, और एसिडोसिस कैसे होगी, जब पीएच जो है वो आपको एसिडिटी बता रही है, तो इट विल बी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, समझ आई मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हम इसको कह रहे हैं। पीएच ड्रॉप है, और देखिए रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन कोई भी नहीं है क्योंकि अल्कलाइन में अब कुछ भी नहीं है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन नहीं होगी, हम सिंपली कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इंसुलिन नहीं होने की वजह से हम खुद भी देख सकते हैं कि इसको कीटोएसिडोसिस हुआ होगा। अब इसी पेशेंट की हम एबीजीज अगर हम नोट करें कि पीएच उसकी 7.26 है, मतलब इधर लाइक कर रही है 7.26 है। ठीक है, और उसकी कार्बन डाइऑक्साइड में आपको अगर कहूँ कि उसकी 32 है। ठीक है, मतलब नॉर्मल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मैं आपको कहूँ बाइकार्बोनेट उसकी जो है वो 17 है, तो ये तो वही वाला है। 32 है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 32 यहाँ पे आएगी मतलब कम हुई होगी। तो इस केस में आप मुझे बताएं कि सारा कुछ एक ही जगह फील हुआ है, पीएच उसकी 26 है मतलब एसिडोसिस तो है, लेकिन रेस्पिरेटरी है या फिर जो है ना मेटाबॉलिक है, ये कैसे पता चलेगा। कि देखिए पीएच उसकी एसिडिक है तो बाइकार्बोनेट जो है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होना शुरू हो गया, ड्रॉप होना शुरू हो गया। ठीक है, मतलब कि कैसे ड्रॉप हो रही है, हाइपोवेंटिलेशन से। ठीक है, क्योंकि बॉडी में एसिडिटी हुई हुई है तो वो क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है टू करेक्ट दैट मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन हो रही है। ठीक है, अगर इसी पेशेंट की मैं आपको एबीजीज बताऊं कि उसकी 7.35 पे पीएच है, मतलब अब वो उसकी पीएच जो है वो 7.35 है मतलब नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे रिजाइड कर रही है नॉर्मल में। ठीक है, मैं ब्लैक कर देती हूँ।
उसकी पीएच जो है वो 7.35 है, नॉर्मल है, ठीक है। और उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 32 है, मतलब यहाँ पे आ रही है 32, ठीक है। और बाइकार्बोनेट जो है 17 है, यहाँ पे आ रही है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें हमें ये पता चल रहा है कि मेटाबॉलिक अब जो है ना वो कंप्लीट रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन हो गई है, ठीक है। कि ये देखें एसिडोसिस तो थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के हाइपर वेंटिलेशन करके पहले जो पार्शियल कॉम्पनसेशन थी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आई थी इस कॉलम में, अब पीएच नॉर्मलाइज हो गई है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इतनी निकली है कि पीएच को नॉर्मल ले आई है, तो वो नॉर्मलाइज हो गई है पीएच। तो इसका मतलब कि ये हमारा कंप्लीट कॉम्पनसेशन है। तो जब पीएच नॉर्मल हो जाती है ना पूरी, तो दैट इज़ कंप्लीट कॉम्पनसेशन। और अगर पीएच अभी भी उधर ही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपनसेट कर रही है, तो दैट इज़ पार्शियल कॉम्पनसेशन। अब हम इसके डिफरेंट जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिससे हमें इसको क्लियर आउट होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है एक बुक से। अब ये भी आपके पास टेबल है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या होती है, बाइकार्बोनेट जो है वो कम होता है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है, मतलब ये आपकी जो है वो नॉर्मल एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, ठीक है। और पी उसके रिज़ल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रही है कि जो है बॉडी से निकल रही है, ठीक है, कम हो रही है, तो हाइपरवेंटिलेशन से। तो पीएच जो है वो कम होगी एसिडोसिस में, और अल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा है। और प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या है कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, और सेकेंडरी डिस्टर्बेंस क्या है कि उसकी कॉम्पनसेशन के लिए हाइपोवेंटिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह रही है। बताने की बात यहाँ ये है कि मेटाबॉलिक कंडीशंस में तीनों एरोज जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम लग रही है आपको, लेकिन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में ना आप देख रहे होंगे, अगर वही चीज़ आप अप्लाई करें तो इनके एरोज तो सेम है, लेकिन पीएच के एरोज जो है ना वो ऑपोजिट होते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच के एरोज जो हैं वो सेम होते हैं, रेस्पिरेटरी में पीएच के एरोज डिफरेंट होते हैं। इससे भी आप जो है ना वो कैस कर सकते हो। यहाँ पे आप नोट करें कि रेस्पिरेटरी में ना प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड चेंज हो रही है, एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एल्कलोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। एसिडोसिस में जो है उसको कंपनसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहा है, और उसमें जो है वो बाइकार्बोनेट कम हो रहा है कंपनसेशन के लिए। पीएच जो है वो एसिडोसिस में कम है, एल्कलोसिस में ज़्यादा है। तो इसके एमसीक्यू सॉल्व करें जो बुक में ले हैं, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द पीएच जो है वो आपकी क्या है, 7.35 टू 7.45। तो आप इसकी 7.4 करें डी। रेस्पिरेटरी पैरामीटर ऑफ एबीजीज, रेस्पिरेटरी में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। और मेटाबॉलिक पैरामीटर क्या होता है, बाइकार्बोनेट, ठीक है। एसिडीमिया वुड बी इंडिकेटेड बाय पीएच लेस देन 7.35, ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 44 नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 35 होगी तो फिर कहेंगे। बाइकार्बोनेट मोर देन 26 नहीं, बाइकार्बोनेट लेस देन 22 होगी तो फिर एसिडोसिस होगी। पीएच मोर देन 7.45 नहीं, पीएच लेस देन 3.5 होगी तो फिर। एल्कलोसिस विल बी इंडिकेटेड बाय पीएच लेस देन 7.35 नहीं, ये तो एसिडोसिस है, ये गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 45 नहीं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन 45, हाँ ये ठीक लग रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेटर देन नहीं, ये ग्रेटर होगी तो इसका मतलब कि वो हमारे पास एसिडोसिस है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। पीएच मोर देन 7.44 नहीं, ये जो है हमारी अल्कलाइन होगी, ठीक है, तो ये वाला ठीक है। पीएच मोर देन 7.45 होगी तो फिर अल्कलाइन होगी, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट मोर देन 28 मतलब अल्कलाइन है, तो ये ठीक होगा, थर्ड सी वाला। रेस्पिरेटरी फेलियर इज एसोसिएटेड विद, रेस्पिरेटरी फेल हो गई है मतलब हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। तो हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, पीएच कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है बॉडी में, ज़्यादा हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अबव 45, ठीक है। उसके बाद जो है करेक्ट इंटरप्रिटेशन फॉर द गिवन सेट। तो अब जो है मैंने इसको फिट किया है कि ये एरोज आ रहे हैं,
ठीक है। पीएच जो है वो अल्कलाइन नहीं हुई भी है, इसमें 7.51 से नज़र आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 40 है, मतलब वो आपकी नॉर्मल रेंज में आ रही है, दरमियान में। और बाइकार्बोनेट आपका 31 है, तो ये आपका अल्कलाइन रेंज में जा रहा है। तो ये हो गई एसिडोसिस, ठीक है, सॉरी अल्कलोसिस। पीएच आपको अल्कलोसिस का बता रही है और बाइकार्बोनेट आपको मेटाबॉलिक का बता रहा है। सो इट विल बी द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। और अनकम्पनसेटेड है या अनकम्पनसेटेड है या पार्शली है? अनकम्पनसेटेड है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक नॉर्मल है, वो कोई आपको कंपनसेशन करके नहीं दे रही, तो इस वजह से ये क्या होगा? अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। इसी तरह ये वाला आप करें कि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ कि पीएच आपने इधर लिख ली, बाइकार्बोनेट आपने इधर लिख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लिया। अब आपने उसको जो है वो फिल करना है। तो पीएच आपकी 7.33 है, मतलब 7.35 टू 45 थी ना, तो अब कम हुई भी है, तो आपके पहले वाले कॉलम में आ जाएगी पीएच, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड 29 है, मतलब ये आपकी जो है वो ड्रॉप हुई हुई है, मतलब यहाँ पे रिजाइड कर रही है। और बाइकार्बोनेट आपका 16 है, मतलब बाइकार्बोनेट आपका कम हुआ हुआ है, मतलब यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। तो मतलब ये तीनों एक ही कॉलम में आ रहे हैं। तो हम जो है इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पीएच देखेंगे, तो पीएच क्या है? एसिडिक है, ठीक है, तो एसिडोसिस होगी ये, ठीक है। और बाइकार्बोनेट जो है वो सेम कॉलम में है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। लेकिन कॉम्पनसेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी जो है क्या हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब वो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसके लिए वो क्या कर रही है, यहाँ पे नहीं ये होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड 29 हुई हुई है, तो 29 जो है वो क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास कम हो रही है, ठीक है। तो कम यहाँ पे आती है, इस जगह पे, इस वाले कॉलम में आएगी, ठीक है। तो सेम कॉलम में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि कम हो रही है, मतलब कॉम्पनसेशन कर रही है, लेकिन अभी पीएच नॉर्मलाइज नहीं हुई। पीएच नॉर्मल होगी फिर हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी, लेकिन पार्शली कॉम्पनसेटेड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसको कर रही है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल होती ना यहाँ पे, तो वो अनकॉम्पनसेटेड होता। अगर पीएच नॉर्मल होती ना, तो फिर वो कम्प्लीटली कॉम्पनसेटेड होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कॉम्पनसेट कर रही है, कम होने की कोशिश कर रही है, तो इस वजह से इसको हम पार्शली कॉम्पनसेट करेंगे, ठीक है। फिर ये वाला आप देखें 7.4 पीएच है, और इसको भी हम एडजस्ट करेंगे। पीएच है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो अब जो है हमारी पीएच 7.4 है, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। पीएच हमारी नॉर्मल हो गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी नॉर्मल हो गई, और बाइकार्बोनेट 24 है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी जो है इसमें आ गई, तो 9 इज़ नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा फिर से कॉलम आ गया, टिक टैक टो लगाएं इसके अंदर। पीएच है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे इसको, इसके अंदर फिट करेंगे। तो पीएच 7.12 है, मतलब 7.35 से कम है, तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 60 है, मतलब कि यहाँ आ जाएगी, ज़्यादा हुई भी है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना पहले वाले खाने में आएगी, कम वाली कार्बन डाइऑक्साइड उस वाले खाने में जाएगी, ठीक है, थर्ड वाले। अच्छा, उसके बाद बाइकार्बोनेट 29 है, मतलब ये हुई हुई है ज़्यादा, ठीक है। तो अब सेम कॉलम में कौन आ रहे हैं? पीएच और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, यही होगी ना। और बाइकार्बोनेट आपका जो है वो क्या होगा? बाइकार्बोनेट जो है वो उसको क्या कर रहा है? कॉम्पनसेट कर रहा है, किस तरह से? ज़्यादा हो के, क्योंकि एसिडोसिस हुई हुई है। तो अब बाइकार्बोनेट क्योंकि ज़्यादा कर रहा है, तो ये पार्शली कॉम्पनसेटेड होगी, क्योंकि पीएच अभी नॉर्मल नहीं हुई। पीएच को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और पार्शली कॉम्पनसेटेड। तो इस वजह से इसका आंसर सी होगा, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। उसके बाद ये वाला देखें, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीएच 7.48 है, मतलब कि ज़्यादा हुई हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड 30 है, मतलब कि कम हुई हुई है, तो कम वाली हमेशा हम यहाँ लिखते हैं। फिर बाइकार्बोनेट 23 है, मतलब कि नॉर्मल है, ठीक है। तो अब देखें सेम खानों में कौन आ रहा है?
कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, तो ये क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, ठीक है। और क्योंकि बाइकार्बोनेट अभी नॉर्मल है, वो कोई कंपनसेशन नहीं कर रही, तो इस वजह से ये अनकॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस होगा, बी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। वो आपको समझ आ रही होगी हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें पीएच देखें 7.62 है, मतलब कि ये हुई हुई है ज़्यादा। कार्बन डाइऑक्साइड 47 है, मतलब कि ये हुई हुई है 45 से ज़्यादा। तो ज़्यादा हम यहाँ लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ज़्यादा पहले आने में। और बाइकार्बोनेट हुई हुई है ज़्यादा, ठीक है, तो वो एल्कोलिसिस में आ जाएगी। तो सेम कौन है, पीएच और बाइकार्बोनेट, तो ये मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस होगी, ठीक है। मेटाबॉलिक क्यों है, बाइकार्बोनेट और पीएच जो है वो एल्कोलिसिस वाले खाने में है, तो इस वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस लिखा, ठीक है। और जो है उसके बाद हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पनसेट कर रही है या नहीं। हाँ, कॉम्पनसेट कर रही है, तो दूसरे खाने में गई है ना, तो पार्शली कॉम्पनसेटेड, ठीक है। पीएच कम्प्लीटली क्यों नहीं है, क्योंकि पीएच अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। उसके बाद ये वाला देखें, इसमें भी वही होगा, पीएच क्या हुई हुई है, नॉर्मल है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई हुई है, ज़्यादा हुई हुई है, तो ज़्यादा वाली पहले खाने में आती है। और बाइकार्बोनेट 28 है, मतलब 22 to 26 नॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, सॉरी 7.355 से कम है ना, तो तो पीएच जो है ना इधर आएगी, पहले वाले में क्या हो गया इधर आएगी, ठीक है। और सेम कौन से हैं, ये दोनों हैं, तो क्या होगा, और यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है ना 28 है, तो 26 से ज़्यादा है, तो बाइकार्बोनेट जो है ना आपका वो यहाँ होगा, यहाँ पे इस वाले खाने में, एल्कोलिसिस वाले खाने में, ठीक है। तो अब सेम खाना कौन है, ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, रेस्पिरेटरी, और पीएच की वजह से क्या होगा, एसिडोसिस, ठीक है। और कंपनसेट हो रही है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो पार्शली कॉम्पनसेटेड होगा, तो पार्शली कॉम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। 50 ईयर्स ओल्ड वुमेन को क्या है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है और वॉमिटिंग हो रही है। वॉमिटिंग हमने किस में देखी थी, वॉमिटिंग में हाइड्रोजन आयंस लॉस होते हैं, ये पता है ना आपको। तो हाइड्रोजन आयंस लॉस होंगे, मतलब पीएच ज़्यादा होगी, एल्कोलिसिस कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक, ठीक है। तो नेम द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस दैट कैन अकर। तो क्योंकि हाइड्रोजन लॉस होता है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि क्या होता है, HCl लॉस होता है, एसिड स्टमक के बाहर आता है, तो क्लोरीन का लेवल कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे हाइपोक्लोरीमिया। और आपने देखा था इसमें कि जो ये वाली है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसमें क्या होता है कि पोटेशियम का कम लेवल कम होता है, हाइपोकैलीमिया होता है। और क्योंकि किडनी जो होती है वो हाइड्रोजन को अंदर करने के लिए पोटेशियम को बाहर निकालती है, ठीक है। और हाइपोनेट्रीमिया होगा क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, सोडियम लॉस होगा, और हाइपोकैलेसीमिया होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है जो कि बाइंड कर सके कैल्शियम प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ, और सारा कैल्शियम जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाएगा। तो हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। टाइप ऑफ एसिड बेस्ड बैलेंस क्या होता है, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, तो एल्कलोसिस होगा, पीएच ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं व्हाट इज़ पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया। पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया क्या होता है, जब बॉडी से HCl लॉस होता है, तो एक्सेस लॉस, अगर क्लोरीन कम होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, ठीक है। क्योंकि वो कंडीशन है, तो किडनी क्या करेगी कि पीएच को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बॉडी में एल्कलोसिस हुई हुई है, तो अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करेगी। किस तरह से कि हमारे पास, तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि जब वॉमिटिंग होती है तो उसमें HCl लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। जब बॉडी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होती है तो हमेशा याद रखना है कि पोटेशियम सेल्स के अंदर जाता है और हाइड्रोजन बाहर आता है, ठीक है। वॉमिटिंग के रिजल्ट में हाइपोवोलीमिया भी हो रहा है, और जब भी बॉडी में हाइपोवोलीमिया होता है तो एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करेगा कि सोडियम की रिटेंशन करेगा और पोटेशियम और हाइड्रोजन को यूरिन में रिलीज़ करना शुरू कर देगा। तो दोनों तरफ से क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आइंस जो हैं वो हमारे यूरिन में आ रहे हैं, जिसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया हो रहा है।
और इसको करेक्ट कैसे करेंगे कि कॉज को ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पे गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है उसको ट्रीट करेंगे, डेफिशिएंसीज को करेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस वगैरह को मेंटेन करेंगे। और अगर वो हाइपोवोलीमिया हुआ है तो उसके लिए हम नॉर्मल सेलाइन से जो है ईसीएफ को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को एक्सपैंड करेंगे। और पोटेशियम के लिए हम क्या देंगे, पोटेशियम लॉस को के लिए हम क्या करते हैं, केसीएल देते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है कि 60 ईयर्स ओल्ड लेडी को इमरजेंसी में है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन और वॉमिटिंग, वही चीज़ है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसमेंट क्या होगा, हाइपोकैलोरीमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा और लॉस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वॉमिटिंग, और वो हमने देख लिया, हाइपोकैलोरीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेसीमिया। 2 इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स जो हम देते हैं वो नॉर्मल सेलाइन विद पोटेशियम सप्लीमेंटेशन और रिंगर लैक्टेट होता है। 1 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हमारी इन चीज़ों में क्या होती है, एबीजीज करवाते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस करवाते हैं। फिर हमारे पास 4 वीक्स बेबी है, प्रेजेंटेड विद नॉन बिलस वॉमिटिंग, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड सक्सेशन स्प्लैश पॉजिटिव। ठीक है, तो नॉन बिलस वॉमिटिंग, डिस्टेंशन। अब मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या हो सकती हैं, क्योंकि सक्सेशन स्प्लैश जो है ना ये भी हमारा गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करता है। और नॉन बिलस मतलब कि स्टमक के अंदर से वॉमिटिंग आ रही है, और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है। तो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन वही होंगी, हाइपोकैलोरीमिक एल्कलोसिस विद कॉम्पनसेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलेसीमिया, डिहाइड्रेशन। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ को करेक्ट करेंगे, आईवी आइसोटोनिक सेलाइन विद पोटेशियम देंगे, और नेजोगैस्ट्रिक स्टमक डिकम्प्रेशन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।